तो दावा यह कि एक रात पहले 212 नाम दिए गए। मीटिंग में पहुंचे तो सौंप दिए गए 6 नाम। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अधीर रंजन नाराज। देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर खींचतान ऐसी मची कि कांग्रेस और सरकार यानी विपक्ष और सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए। कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ मीटिंग के बाद अधीर रंजन ने क्या कहा कि नए चुनाव आयुक्तों के लिए ज्ञानेश कुमार और संधू का नाम तय किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले देश में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर खींचतान साफ तौर पर दिखाई। अंदेशा पहले ही था। अब नाराजगी जाहिर की प्रक्रिया को लेकर कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पर अधीर रंजन ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के नेता नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे बहुत ही अव्यावहारिक तरीके से नियुक्ति में शामिल होने के लिए कहा गया है। पहले आते हैं कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आपके सामने ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं। वो सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद से रिटायर हुए। मालूम हो आपको कि जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाने के दौरान ये गृह मंत्रालय में तैनात थे। अब संधू साहब पर आते हैं कि संधू साहब का चेहरा आपके सामने है। सुखबीर सिंह संधू, ये भी 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी। पिछले साल उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में उनको कार्यकाल जब समाप्त हुआ था, तब बकायदा सीएम धामी ने यह सिफारिश की कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर जनवरी 2024 में मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। संधू साहब को जुलाई 2021 में राज्य के मुख्य सचिव बनाया गया था। उनकी उपलब्धता, उनकी कामयाबी और उनकी ताकत यह रही कि वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं और बकायदा नितिन गडकरी ने इनकी तारीफ भी की थी। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आपको समझना चाहिए कि सीईसी की नियुक्ति पैनल का चयन कैसे होता है। आपके सामने देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी होती है इस पैनल में, और एक कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री चयन करते हैं और वो तय करते हैं कि आखिरकार किसे जिम्मेदारी दी जाए। ये 3। और ये पैनल की एक खासियत ये है कि 2-1 भी होता है, या फिर नेता प्रतिपक्ष ये कहता है कि मुझे इस नाम पर आपत्ति है, लेकिन फिर 2-1 यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री वो तय कर लेते हैं कि भाई इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, दरअसल इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम टिप्पणियां की थी, उस पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए। सबसे पहली टिप्पणी यह थी कि सबसे काबिल आदमी ही इस पद पर पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और दूसरी बात यह भी कही थी कि पिछले 70 साल से सीईसी की नियुक्ति का कानून क्यों नहीं बना, यह होना चाहिए था। यह 2 बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी, क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए। तब उस वक्त जब यूपीए शासनकाल था तो बीजेपी सवाल उठाती थी। अब बीजेपी शासनकाल है तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल उठा रही है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि बैठक में शामिल होने से पहले
मैंने एक छोटी लिस्ट मांगी थी, कल रात जो सूची दी गई उसमें कुल 212 नाम थे। बैठक में 10 मिनट पहले मुझे 6 नाम और दे दिए गए। कमेटी में पीएम, गृह मंत्री और विपक्ष से मैं अकेला। ऐसे में सरकार जो चाहेगी कमेटी में वही होगा, सरकार के हिसाब से चुनाव आयुक्त का चयन होगा। यह इल्जाम लगा रहे हैं अधीर रंजन साहब। तो यह सियासत हो रही है। यह सियासत वाजिब है या फिर कहानी कुछ और है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले सुनिए कुछ बयान और फिर सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। और मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना, ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या कारण है कि शहंशाह और शाह दोनों इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है। इंडिया अलायंस तो लिख के दे चुका, रेजोल्यूशन पास कर चुका कि हमको वीवीपैट स्लिप का पर्ची हाथ में दीजिए। हमने समय मांगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन हमें समय देने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी निष्पक्षता है इलेक्शन कमीशन की? कल हमारा चुनाव कमेटी है, यहाँ हमने वहाँ रिकमेंड करेंगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और हमारा पार्लियामेंट पार्टी रिकमेंडेशन के लिए भेजेंगे। और हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरा बार प्रधानमंत्री करने के लिए और उड़ीसा में सरकार बनाने के लिए, उड़ीसा को अस्मिता को लेके हमने चुनाव लड़ेंगे। उन लोगों की शंकाएं और आशंकाएं समाप्त हो जानी चाहिए जो कई दिन से प्रचार में लगे थे कि चुनाव में धांधली होगी, कोई चुनाव आयुक्त नहीं है। अब इन नियुक्तियों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना है। तो चलिए सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। डॉक्टर पासवान साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा आम आदमी पार्टी के डॉक्टर चिराग सेठी साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राजनीतिक तू में तो ठीक है, लेकिन जो 2 इलेक्शन कमिश्नर का चयन हुआ, अधीर रंजन उस पर भड़के हैं। यह नाराजगी जायज है या फिर सियासत? देखिए, नाराजगी तो उनकी जायज ही है, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं मिल रही है। अब क्यों नहीं मिल रही है, इसके कारण हम जानते हैं, जनता ने उनको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी। अब उनकी परेशानी ये है कि वो इस निर्णय से स्वीकार करें या ना करें। अगर स्वीकार करते हैं तो जनता में मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। तो जाहिर है उनका इंटेंट ये है कि कैसे भी करके इस प्रोसेस पर प्रश्न चिन्ह लगाना ही है। बड़ी बात यह है कि जिस मिस्टर गोयल ने रिजाइन किया, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर पूरा विपक्ष परेशान था। कितने आरोप लगाए सरकार पर, और अब वो गोयल साहब इनके करीबी हो गए। तो पहले मैं समझता हूं विपक्ष को यह तय करने की जरूरत है कि आखिर जिसका अपॉइंटमेंट आनंद फानन में किया गया था, क्या वो मोदी सरकार का करीबी नहीं था? और अगर था और आज उसने रिजाइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे तो बिल्कुल अंतरात्मा से ऐसा लगता है कि इस रेजिग्नेशन में भी भाजपा की कोई मूवमेंट है कि भैया आप हटो, क्योंकि आपके अगर नेतृत्व में चुनाव हुआ तो विपक्ष बाद में ये कहेगा कि चुनाव आयोग गड़बड़ था, इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कुछ कह चुका है, नेगेटिव कमेंट कर चुका है। और अगली बार जो सीईसी चुना जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर चुने जाएंगे, उसमें कांग्रेस से भी हम हाँ करवाएंगे। जब कांग्रेस हाँ कर देगी तो प्रश्न नहीं उठा पाएगी। तो मैं समझता हूं इस समय विपक्ष सही होते हुए भी भाजपा की चालों का शिकार बन रहा है। अच्छा, वो चालों का शिकार बन रहा है।
आप ये कह रहे हैं 212 नाम, एक रात पहले दे दिए जाते हैं 212 नाम, आप मीटिंग में पहुंचते हैं तो 6 नाम उसमें से फाइनल कर लिए जाते हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही कि आप एक रात पहले आप 212 नाम दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नाम तय कर लीजिए, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकार नहीं है, मैं कैसे एक रात में तय कर लूंगा कि कौन सही है कौन गलत, और आप कह रहे हैं उनकी वो फंस गए जाल में। तिलक भाई, ये 212 नाम देने का मतलब ही ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भाजपा सरकार ये कह सके कि देखो जी, हमने तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छे लोग दे दिए, अब कांग्रेस चूज ही नहीं कर पाई, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये कहेंगे इतनी जल्दीबाजी क्यों है? अरे भाई, चुनाव कराने हैं, ड्यू डेट निकली जा रही है, तो अब रेजिग्नेशन, बजाय इसके कि कांग्रेस रेजिग्नेशन पर प्रश्न उठाए कि टाइमिंग पर प्रश्न उठाने के, वो कह रहे रेजिग्नेशन क्यों दिया, क्या वो परेशान थे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जाल में फंस गए। एक मिनट पासवान साहब, मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं आप लोग बीजेपी के जाल में फंस गए। अब देखिए, मनीष गुप्ता कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष गुप्ता जी, इसलिए इनके ऊपर कमेंट करना हमें लगता है मर्यादा का उल्लंघन करना होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखलाई हुई है, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो कमेटी बनी पहले, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष के नेता उस टीम में थे, लेकिन एक कानून बनाने की जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को, और सीजेआई को उस टीम का हिस्सा जो थे सीजेआई, उनको हटा दिया। तो कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखा रही है। नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा, वो अधूरा स्टेटमेंट है जो आप कोट कर रहे हैं, उस पूरे स्टेटमेंट को भी मैं कोट करूंगा, लेकिन इतना बताइए, संदेह किस पर है, कमेटी पर या जो चेहरे चुने गए उस पर आपको संदेह है? दो अलग अलग बातें हैं सर। जो प्रक्रिया है चुनाव आयुक्तों के चयन को लेकर के, वो बिल्कुल संदेहास्पद है। इतना आनंद फानंद, जैसे अभी आप बता रहे थे कि समय कम है, चुनाव कराना है, लेकिन क्या 12 बजे रात में अगर किसी को सूचना मिलती है और 212 कैंडिडेट की लिस्ट मिलती है, और क्या उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है? एक छोटा सा, नहीं सर, आपकी बात मैं पूछूंगा, बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा, संदेह किस पर है, कमेटी पर या फिर चुने हुए चेहरों पर? तिलक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी आवाज जा रही है? जी सर, अपनी बात रखिए। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक छोटे अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए एलआईयू और विजिलेंस और सीबीआई और क्या क्या जांच कराते हैं, लेकिन देश की इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा आयोग है जो संवैधानिक आयोग है, और चुनाव आयोग की नियुक्ति आप करने जा रहे हैं, और इतना आनंद फानंद में 12-24 घंटे के अंदर आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर, यानी आपको प्रक्रिया में प्रक्रिया को पालन किए हुए। हाँ, यानी आपको प्रक्रिया पर संदेह है, चुनावी प्रक्रिया संदेहास्पद है, प्रक्रिया पर संदेह है। लेकिन ये कानून तो संसद में बना ना सर, संसद में ही पास हुआ, उसी हिसाब से तो नियुक्ति हो रही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आप संविधान पे आस्था नहीं रखते हैं। जिस भारतीय संविधान से देश चलता है, उस भारतीय संविधान पे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का गला घोंटने वाले लोग। सर, कोर्ट ने पूरी स्टेटमेंट में कोट कर देता हूं, अगर मैं गलत हूंगा, पासवान सर आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन कोर्ट ने जो कोट किया उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोर्ट ने यह भी तो कहा था कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना देता, यह भी तो कहा था कोर्ट ने। जी, सर्वोच्च न्यायालय में तो एक्ट बना दिया सर उन्होंने। जी, सर्वोच्च न्यायालय में एक दिन बाद उसकी सुनवाई होनी थी, और एक दिन पहले इतना आनंद फानंद में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? 1-2 दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। सर, अब आप कह रहे हो और इंतजार कर लेते, फिर कहते आप देरी हो गई, अब आप कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी कैसे थी? नहीं, देखिए, प्रक्रिया का पालन करने में कोई ये नहीं आरोप लगाता कि ये देरी हो रही है। 1-2 दिन में इतना ज्यादा चुनाव विलंब नहीं हो रहा था। सर, ये व्यवस्था तो तब तक कोर्ट ने कही थी ना कि जब तक आप पार्लियामेंट में एक्ट ना बना दो। तो अधीर रंजन जी को कल 12 बजे रात में आए, उनको सौंपी गई 212। ठीक, मनीष गुप्ता जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर प्रमुख साहब और चिराग जी आपके पास आऊंगा। बोलिए मनीष गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कौन सी प्रक्रिया का पालन कर रहे थे कि रात को 12 बजे आप 212 नाम भेज रहे थे? देखिए, बात ये है कि जब किसी की मतलब आतंकवादियों की सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुल जाता है,
उस पर प्रश्न नहीं उठते हैं। बात यह है, अगर कोई काम सरकार तेजी से कर रही है तो आप प्रश्न उठाएं, सरकार स्लो करे तो प्रश्न उठाएं। देश बदल रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। अब हर काम तेज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। भाई पहले एक कागज एक अफसर लेके जाता था, दूसरे में अब ईमेल चली जाती है अटैचमेंट के साथ। पहले सिग्नेचर करने के लिए आदमी को आना पड़ता था, अब डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं। और रफ्तार तेज हो रही है, तो इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई आपने 50 साल के राज्य में कभी सीईसी के बारे में ट्रांसपेरेंसी बरती नहीं बरती। दरअसल तिलक जी क्या है, भाजपा सिर्फ उन्हीं चीजों पर खेल रही है जिस पर कांग्रेस खेल के टाइम तो गुप्ता जी क्या कांग्रेस को फॉलो कर रही है क्या बीजेपी? बीजेपी उन घटनाओं का लाभ उठा रही है जिस पर कांग्रेस ने लाभ उठाया है। तो कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। हाँ। ठीक बीजेपी कर रही है कि नहीं कर रही है, समय बताएगा। कल को जब कांग्रेस का समय आएगा तो बीजेपी के हर निर्णय की जांच होगी। लेकिन आज तो बीजेपी सरकार में है ना, हाँ। और वो ये बात जनता को कहना चाहती है कि इन्होंने कभी 50 साल में जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती। हम ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं, काम जल्दी करें। नहीं, तो जिन तकलीफ घटनाओं हो रही पे है। जिन घटनाओं को आप अंकित कर रहे हैं, मैं उस पर पासवान जी से जवाब लूंगा। लेकिन आप यही कह रहे हो ना कि बीजेपी उन्हीं को ही फॉलो कर रही है कि भैया अगर आपने निष्पक्षता नहीं बरती तो हम भी नहीं बरतेंगे, आपके मुताबिक। मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें वो कितनी पारदर्शिता बरत रही है, वो उनके हिसाब से ठीक बरत रहे हैं। अच्छा, एहसान कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हो कि नेता प्रतिपक्ष को अगर जोड़ भी दिया तो कानून के मुताबिक। मेरे हिसाब से एलिबाई क्रिएट है कि अगर कल को कोर्ट में भी जाते हैं यानी तो वो सर safely मतलब निकल जाए। प्रधानमंत्री चयन करेंगे कि कैबिनेट मंत्री वो कौन सा होगा और एक नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, तो यानी नियुक्ति कैसे होगी वो तो सबको मालूम है फिर सर। भाई इसका मतलब है ये प्रोसेस तो संविधान ने बना के दी ना। तो सर संपर्कवाद हो गया ना, मतलब जहां एक तरफ परिवारवाद का विरोध कर दिया, संपर्कवाद हो गया। अरे तो एक बात सुनिए, राज्यसभा का चुनाव भी तो ऐसा ही होता मनीष है। गुप्ता जी मेरे फेवरेट है, तो मैं ही चयन कर चुनाव दूंगा, तो फिर तो ऐसा ही मनीष है। गुप्ता जी होने चाहिए। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये आमूल चूल परिवर्तन का समय है, हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। हर चीज में परिवर्तन है सर अभी तो आप ना गुप्ता जी अब आप गेम खेल रहे हैं। एक मिनट रुकिए। प्रमुख साहब कैसे हैं आप? प्रमुख साहब मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। प्रमुख सर, पासवान डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई 212 नाम रात को 12 बजे भेज दिया आपने और मीटिंग में पहुंचे तो 6 नाम सेलेक्ट कर लिए। 10 मिनट पहले बताया कि ये 6 नाम है। वो कह रहे हैं कि एक रात में 212 नामों को तय कैसे किया जाएगा, ये प्रक्रिया जरा प्रमुख साहब से पूछिएगा। एक रात में रात को 12 बजे एक घोषणा हुई कि 370 खत्म, तो क्या पूरी रात में पूरा समय नहीं मिला काम करने का? अब हमने रात की है 112 नाम चयन करने में कितनी देर लगती है वीर रंजन चौधरी जी को? इतनी बड़ा जगह बैठे हैं कि आप 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करना है। और गुप्ता जी ने क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सकता है, तो रात में डिसीजन क्यों नहीं सकते? चुनाव में समय कम है, समय पता है। इतनी जल्दबाजी की वजह सर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विपक्ष का काम है तिलक जी। प्रमुख सर इतनी दुनिया को जल्दबाजी पतियां की निकालना, सरकार का काम है, काम वजह, करना, आगे बढ़ना। प्रमुख साहब इतनी जल्दबाजी की वजह? नहीं, कोई जल्दबाजी। देखिए तिलक जी, सब प्रक्रिया के तहत हो रहा है, नियम के तहत हुआ है, संविधान के तहत हुआ है। अगर कुछ 19-20 लगता है, पासवान सर बैठे हैं, हाँ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, आप जा सकते हैं, दरवाजा खटखटाइए। नहीं तो वो दरवाजा तो सब खटखटा रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला है जो 212 नाम जो हैं उनमें से एक रात में नेता प्रतिपक्ष सिलेक्ट करके बताए कि भैया ये 6 नाम मुझे बेस्ट लगे या 10 बेस्ट लगे। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी ने की हो जिस पर विपक्ष को जो पसंद आई? विपक्ष का काम होता है, वो अपना काम कर रहे हैं, उस पर मैं ज्यादा इंगित नहीं करूंगा। हाँ। आज उनकी भूमिका जो है वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है तिलक सर। और सरकार जो संवैधानिक काम कर रही है, ईमानदारी से अपना काम कर रही है, उसका परिणाम है कि 400 पार की बात कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम चुनाव आयोग को डिस्कस करें, हम जनता जनार्दन के बीच में रहे हैं। हमने 24 आवर इंटू 7 काम किया है अपनी नीतियों के बारे में, अपने विकास के बारे में, और आज भी हम खड़े हुए हैं। विपक्ष तो अभी प्रत्याशी ढूंढ रहा है, हम तो पिछले 5 वर्षों से यही तो बता रहे हैं कि हमने पहले 5 वर्षों में क्या किया और अब के 5 वर्षों में क्या किया। 400 पार किया, आज हम बात कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं?
हमें चुनाव आयोग से थोड़ी कुछ होना है, ये तो ईवीएम को कहेंगे कल। अभी तो बहुत कुछ हमें चयन करना, हमें पहले से पता है। आप कह रहे हो कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट गया तो सही मामला। नहीं, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने, प्रमुख साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सेठी जी का ऑडियो पैच है। प्रमुख साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए कि नहीं उठाए? देखिए, उनके तीसरे टर्म को गलत बताया कि नहीं बताया? मैं अरुण गोयल की फाइल को ईसी के तौर पर, अरुण गोयल की फाइल को ईसी के तौर पर एक दिन में कैसे बिजली की रफ्तार में घुमाया गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? सरकार हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। सर, ये स्टेटमेंट तो कोर्ट की बता रहा हूं मैं आपको, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तभी तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। कोई एक ऐसा आदेश बता दीजिए 10 वर्षों में कि जो छोटे कोर्ट की बात कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आप बदल कर कि सरकार को उसके खिलाफ लियो, उसके सर वो फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो कि भैया ये तय हो जाता है 212 नाम का। एक मिनट आ रहा हूं फिर पासवान साहब, 212 नाम का आप लोग एक रात में तय कर लेते हो, वो ये कह रहे हैं। और अरुण गोयल साहब की नियुक्ति और फाइल कैसे घूमी, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिजली की रफ्तार का फॉर्मूला भी बता दीजिए, वो वाला फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं किसी को। मैं बता तो रहा हूँ, बता दीजिए। 370 अटकती है, 35 से अटकती है, नोटबंदी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट आपको खुल सकता है। तो यानी आप ये कह रहे हैं प्रमुख साहब, आप ये नहीं कर सकते क्या 212 नामों में से कौन सी बात है? आप अपनी क्षमता को देखिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। आपको एलिगेट करना करते रहिए, आपका काम ही तो ये है। आपके पास कोई मुद्दा हो तो उस पर चर्चा करिए, बहुत नाजुक दौर है, सरकार को घेरने का काम है। विपक्ष के पास सरकार ने 9 वर्षों में 10 वर्षों में कितना काम किया, कहाँ घिर सकती है, उस पर चर्चा करनी प्लीज जल्दी से बात चर्चा कर रहे हैं, इस पर डिबेट की बात नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजर है, यहाँ बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र में जाइए, अपने प्रत्याशी लेकर आइए, माननीय मोदी जी के सामने एक प्रत्याशी होगी कि 400 को रोकने के लिए तुम्हें खड़ा कौन करना है, क्या करवाइए, इस पर चर्चा करने का कुछ होने वाला नहीं है। ये जनता का डिसीजन है, ये 400 पार ये नहीं होंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया ये चुनाव आयोग चेंज हो गए, अब 400 पार हो जाएंगे। ये काम किया है, 400 पार डंके की चोट पर हो नहीं, 400 पार डंके की चोट पर होंगे नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना। प्रमुख साहब एक मिनट, पासवान साहब, तभी तो बोल रहे हैं तिलक सर। प्रमुख सर एक मिनट, विपक्ष के पास आज जनता का एक भी सवाल नहीं हमसे पूछने के लिए। अगर जनता का कोई सवाल है विपक्ष के पास तो पूछता क्यों नहीं? एक मिनट सर, प्रमुख साहब, अच्छा विपक्ष नहीं पूछ रहा तो नहीं पूछना सर, हमें तो सवाल पूछने दीजिए। विदेश नीति पर करो जो करना चाहिए, सरकार में कमियां रही है 9 वर्षों में, गला घोटने वाले लोग हैं। विषय है कि आप ही बोलते हैं और आप ही पीछे हटते हैं। बताइए कौन सी ऐसी बात है? माननीय राहुल गांधी जी ने बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहाँ दिशा नहीं दिखाई। नहीं, विषय राहुल गांधी नहीं है आज। एक मिनट, विषय राहुल गांधी नहीं है चुनाव के समय में प्रमुख साहब, उठाने का काम, यानी आप ये कह रहे हो, एक मिनट, मसीह के ऊपर कौन सा कार्रवाई हुई, थोड़ा बताइए कुछ। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं आप लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के ऊपर बिल्कुल आपको आस्था नहीं। देखिए आपका काम है सर, आप गाली भी देंगे हमें, आप बताइए सर, आप हमारे लिए जो भी ऐसे शब्द यूज करेंगे, आज आपकी गाली हमारे लिए माला पड़ जाएगी। रामायण प्रमुख साहब बताइए कई बार जो है घटना देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के बाण चलते थे, लगने की बजाय भगवान श्री राम के गले में पड़ते लगते थे माला। एक मिनट प्रमुख साहब, मैं गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ, सेठी साहब जुड़े तो बताइएगा। एक मिनट प्रमुख साहब, देश के प्रधानमंत्री और इसके पहले नंबर पे प्रमुख साहब, एक मिनट में गुप्ता जी के पास जाऊंगा। एक उत्तर दे दीजिए। जवाब देने के लिए बैठी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बैठी है, स्तंभ और मोहर लेकर वोट की शक्ति से और आपको लोकतंत्र की शक्ति क्या है। प्रमुख साहब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। पासवान जी प्लीज, चिल्लम चिल्ली नहीं, आराम से डिबेट करेंगे। एक मिनट सर, चर्चा का विषय चर्चा करेंगे। मैं गुप्ता जी के पास जाऊं, एक प्रश्न का उत्तर चाह रहा था प्रमुख साहब आपसे। यानी आप ये कह रहे हो कि भैया 370 हमने हटाई, रात को 12 बजे तय हो गया और हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी खुला था। एक मिनट सर, एक मिनट, आप ही की बात कह रहा हूं, आप ही की बात कह नहीं खुलवाया था। प्रमुख साहब सुन तो लीजिए पूरी बात सर। आपने नहीं दी थी, आपने जो तर्क दिया मैं उसी तर्क पे ही चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने 8 बजे तय किया सर, एक एक चीज का पकड़ा होता है कि कौन सा शब्द कहाँ बोला गया है, होने की नहीं। मुझे बंधन में मत बांधिए।
प्रमुख सर, मैं आपको कोई बंधन में नहीं बांध रहा हूं। के साथ क्लियर करिए। और मनीष सर बैठे हैं, अच्छे विश्लेषक हैं, उन पर मोहर तो भारतीय जनता पार्टी की लगती है, लेकिन हमें तो कई बार आईना दिखाते नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस पे क्या मोहर लगाता है। एक मिनट, नहीं, गुप्ता जी अपने तर्कों से अपने आप को साबित करते हैं। वो आप लोग किसी पे कोई भी टैग लगाइए, वो उनके अपने तर्क हैं, अपने तर्कों को काट सकते हैं तो काटिए। एक मिनट, मैं एक बात पूछ रहा था प्रमुख साहब, आपने जो बात कही, मैं आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं। आपने कहा रात को 12 बजे 370, अब उससे आगे आपने 8 बजे तय किया कि नोटबंदी तय किया, आपने तय किया सीए तय किया। आपसे मैं एक बात यानी आप ही के मुताबिक आप शानदार काम का आपको उदाहरण दिया है सर, लेकिन मैं वो चीज याद दिलाता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी को जो हमने समय दिया 206 नाम देने का, मैं कहता हूं कि देश का सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुला, आतंकवादियों को जमानत मिली, वो कहां से माइंड आया? 212 नाम चयन करने में जो 1.5 अरब की आबादी को। प्रमुख सर, मैं आपसे वही तो सवाल पूछ रहा हूं, आप उत्तर ही नहीं दे रहे हो। प्रमुख साहब, मैं भी वही पूछ रहा हूं आपसे कि यानी आप ये कह रहे हो कि आप अपने फेवरेट को ही चुन लेंगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी का इजहार किया? नहीं, बिल्कुल नहीं तिलक सर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? ये चयन है, शानदार प्रक्रिया के तहत चयन है। गुप्ता जी प्लीज, गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे, फिर पासवान जी आ रहा हूं आपके पास। क्षमता के अनुसार जो प्रमुख क्षमता के अनुसार आइए उस कैडर के हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, जो बिल्कुल बेदाग है, और विपक्ष को मौका दिया कि अगर आपको इस देश में मिल जाए तो आप भी तलाश कर लीजिए। तिलक भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे 212 नाम दिए अधीर रंजन चौधरी जी को, अब जाहिर है अधीर रंजन चौधरी साहब को इसमें अपना फेवरेट तो देखना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को देश हित में काम करना है। कौन करता है मैं ये नहीं बात कर रहा हूं, करना है। ऐसे में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा हो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट का चुनाव करना है, तो अधीर रंजन चौधरी ने कैसे काम किया होगा या करना चाहिए। सबसे पहले देखें, जिनकी रैंकिंग ऊपर है, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, पहले 25 निकाल लो, तो यानी बाकी के 250 आउट, क्योंकि बेस्ट का मतलब हमारे देश में सीनियरिटी से लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिसके परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो जाहिर है वो सिर्फ नाम और सीरियल नंबर और नाम ऐसी लिस्ट नहीं होगी, नाम ये भी होगा कि इन्होंने कब क्वालिफाई किया, इन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट संभाले, कहां वो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट हेड। यानी आप ये कह रहे हो कि सीनियर ही काबिल होगा, जूनियर काबिल नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये लिस्ट में पूरी डिटेल थी, उनको ये छांटने में 2 घंटे का काम था कि इनमें कौन ज्यादा बेहतर है, जिनकी क्रेडेंशियल्स अच्छे थे। ये अगर हमें ये छांटना हो कौन हमारी बात मानेगा कौन नहीं मानेगा, तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर हमें रैंकिंग के बेसिस पे, क्रेडेंशियल के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पर छांटना हो, तो आधा घंटा 1 घंटा भी बहुत होता है। मैं समझता हूं अधीर रंजन जी का ये कहना एक सेंसेशन क्रिएट करना तो है, लेकिन प्रतीक भाई, तिलक भाई आप बताइए, अगर आपको 200 लोगों में से एक न्यूज एंकर छांटना हो अपना एसोसिएट, तो आप देखेंगे भाई किसका एक्सपीरियंस बेटर है, किसके मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा है, तो आपको 10 नाम अपने आप 1 मिनट के अंदर पता लग जाएंगे। फिर उन 10 में से छांटने की बात है। तो मैं समझता हूं ये कहना अधीर रंजन चौधरी जी का ये ठीक है कि समय कम मिला, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि वो अपने फिल्टर करने के लिए उन्हें मौका ना मिला। ये डिटेल, रेलिवेंट डिटेल नहीं दी गई। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे इस चुनाव से सवाल ये है कि सीईसी हो या फिर ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो, निष्पक्षता से चुने जाएं प्रक्रिया को लेकर, ये जरूरी है, या फिर वो निष्पक्ष भी दिखे, ये भी जरूरी है? तो यही तो गेम था बीजेपी का कि उन्होंने 11th आवर पर ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अगर सीईसी का चुनाव आपने लेट किया तो आप लोग कहोगे बीजेपी को अपने विकास के काम गिनाने से उद्घाटन करने मोदी जी को, इसलिए लेट कर रहे हैं। अब अगर वो जल्दी कर रहे हैं तब भी कांग्रेस परेशान है, अगर वो लेट करेंगे तो कांग्रेस कहेगी इनके भी उद्घाटन होने रह गए थे। ठीक, पासवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पासवान जी, फिर उसके बाद एक दिलचस्प लिस्ट पढ़ूंगा मैं आपके सामने, और फिर बताइएगा कि ये प्रक्रिया का पालन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप भी कोई दूध के धुले नहीं है।
खैर पहले अपनी पूरी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद उसे लिस्ट भी लेता हूं। पासवान सर, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, मैं ये मेरी क्या आधार पे हुआ है सर, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करवा रहे हैं। प्रमुख साहब, यानी कुल मिलाकर चलनी आपकी है, सरकार में आप हैं, तो वही बात हुई जो डॉक्टर पासवान कह रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस टाइप का मामला है। मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। देखिए, कभी डिबेट में मैं भगता नहीं, मैं डिबेट को घुमाने की कोशिश करता, मैं मुद्दे पर बोलता हूँ और जहाँ जवाब होता है वहाँ जवाब बनता है, वहाँ देता हूँ। आज मुझे ज्यादा इसमें बहस का विषय इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन विपक्ष का काम है, मुझे सहानुभूति है कि आज इस समय पर, नाजुक समय पर, जो क्वेश्चन हमें मिलने चाहिए, जो पेपर जिसकी हमने तैयारी की थी एग्जाम में, उससे घना हल्का ये क्वेश्चन पेपर हमको मिला है। हमने नहीं सोचा था कि हमें जो है चुनाव आयोग पर जवाब देने, हमने सोचा था कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कौन सी कमियां हमसे छूटी, कौन सी चीज हमसे रह गई है, जिस पर विपक्ष हमको गिरेगा। तो यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर आपको कोई चिंता नहीं है? क्वेश्चन दोहराइए। मैंने कहा चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कोई चिंता नहीं है आपको? देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से निकल कर आया सिलेक्टर, मैंने आपको कहा कि आप एक एक जो चुनाव आयोग का सदस्य बन रहा है, जो चुनाव आयोग की कमेटी आप चेक करेंगे, उसमें नीचे की बात कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, हर प्रदेश के अलग अलग। आपको किसी पर कोई शक है और लगता है कि कोई अधिकारी इस टाइप का जो है, या जिसका आप कैडर देख लेंगे, कौन से प्रदेश से कौन से कैडर में कौन सा उनका दागदार कोई मामला उसका जुड़ के आ रहा है, तो आप उठाइए, अच्छे लगेंगे। आप लोगों ने कभी नवीन चावला पर सवाल नहीं उठाए? जी, नवीन चावला पर भी तो सवाल उठाए थे ना? नहीं, सवाल उठे तो उनके सवाल की पूर्ति हो गई, बताइए। मतलब यही हुआ ना सर, मतलब आप भी तो जब विपक्ष में थे तो सवाल उठाते थे। मैं तो अब भी आज विपक्ष के सवाल बुरे लग रहे हैं आपको? मैं नहीं, बुरे नहीं लग रहे मुझे, मैं हंस रहा हूँ, मेरा चेहरा तो देखिए आप। मेरे जैसा व्यक्ति बैठा आपकी डिबेट में हंस रहा है आराम से, प्रदर्शी से। आज हंसी नुकसान है ना, कि डिबेट में बड़ा चैलेंज होता है और कई बार पानी पीना पड़ता है। लेकिन देखिए, एग्जाम के समय में इतनी शानदार तरीके से, और वो भी आपकी डिबेट, आपके चैनल पर सोचना पड़ता है कि फिर जो है एक ही डिबेट होगी दिन में जो 4 कर सकता है, इसलिए पहले से जो है सोच के आना पड़ता है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे बड़े हल्के में जो है आज ये काम निमट जाएगा, ना किसी को लड़ना है ना घुटना है। और मैं विपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई इस तरीके की बातें नहीं आ रही कि जिसमें बेवजह से डिबेट को घुमाकर कहीं जोर लगाना पड़े। नहीं, मैं मौका डिबेट को घुमाने का मौका नहीं दूंगा। रुक जाइए प्रमुख साहब, 1 मिनट। पासवान साहब, दरअसल ये मसला और जो कहानी है, आप भले ही मनीष गुप्ता जी की बात से नाराज हो गए, वो जो समझाना चाह रहे थे मैं उसी पर आता हूं। सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त गिल साहब का इस्तीफा हुआ, कुछ याद आया? कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया। सीईसी रहते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त गिल साहब ने इस्तीफा दिया और आपने उन्हें राज्यसभा पहुंचाया। क्या यह सच है या झूठ? नहीं, देखिए, डिबेट आज के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं, सर, आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना तो आप बताएंगे ना कि बीजेपी यहां गलत है। तो आपने एक सीईसी चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दिलवाया और उन्हें राज्यसभा भेजा कि नहीं भेजा? नहीं, क्या अगर किसी ने पूर्व में जो सिचुएशन रहा होगा, जो परिस्थितियां रही होगी, क्या आज भी हम गलतियों को दोहराते रहेंगे? आप मानते हैं कि आपने गलती की थी? नहीं, उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी मुझे ज्यादा। मैं परिस्थितियां और बताता हूं आपको सर। जी, नवीन चावला 2009 उस समय सीईसी थे, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाएगा। 1 मिनट सर, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए सीईसी ने, सरकार ने सीईसी की मानी नहीं। गोपाल स्वामी, उनकी सिफारिश को नामंजूर किया, ना सिर्फ नामंजूर किया बल्कि 4 मार्च को यह घोषणा की कि वो इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही होंगे जिस पर आपने संदेह किया।
मैं गलत तो नहीं कह रहा ना सर? नवीन चावला जी पर जब सवाल उठाए सीईसी ने, आपने उनको प्रमोशन दे दिया गोपाल स्वामी की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए। मैं गलत तो नहीं हूं सर? अगर गलत हूं, कोर्ट गलत कर रहा हूं, तो आप बोलिएगा कि गलत झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ पासवान सर? जी जी बोलते जाइए। नहीं, मैं बोल नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं। इतिहास के पन्ने में अभी देखिए, मैं तो ये जस्टिस राय का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने अभी। जी जी पूरा जिक्र कर लीजिए। नहीं, इतना ही काफी है सर, वो लिस्ट लंबी है थोड़ी। उसमें टीएम सेशन का भी जिक्र कर लीजिए। और आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग का एक छोटा सा अधिकारी चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कर दिया, गला घोट दिया, और जिस तरीके से उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, आज तक उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सर मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा, जब आप कर रहे थे तो आपके हाथ में सत्ता थी, वो जायज था। नहीं, अगर आज बीजेपी कर रही है तो आप कह रहे हो नाजायज है। नहीं, देखिए गलत गलत होता है और सही सही होता तो है। आप बोलिए ना हमने गलत किया। नहीं, क्या गलत किया? तो मैंने तो आपके सामने उदाहरण रखे सर। क्या 10 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दिए? सर वही तो आपने जो लकीर खींची उसी को तो वो फॉलो कर रहे हैं इस हिसाब से। कौन सी लकीर? गिल साहब को लेकर कि 10 घंटे में चुनाव आयोग, गिल साहब को लेकर कुछ नहीं कहेंगे आप, नवीन चावला जी को लेकर कुछ नहीं कहेंगे आज आप? वाह तिलक जी, बिल्कुल आपको टीएम सेशन और तमाम ऐसे निर्वाचन आयोग में अधिकारी रहे जो अच्छा कार्य किए और देश में सराहना। मैंने उनका नाम तो लिया नहीं सर, लेकिन आज अगर मैंने तो सिर्फ वही उदाहरण पेश किए जिनको आपने इस्तीफा दिलवा के राज्यसभा तक पहुंचाया। चल रहा है चुनाव आयोग के ठीक सर, गुप्ता जी प्लीज जल्दी से आप, फिर उसके बाद प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। चर्चा नहीं हो रही है। आज जो गलत प्रक्रिया के तहत तिलक भाई, मुझे ऐसा लगता है आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है, बात भी ठीक है, उसको रोकना चाहिए। उन्होंने जो पाप देश कर का दिए, भरोसा जीतना चाहिए सरकार को, और उसकी सजा लेकिन कांग्रेस को मिल 140 गई। करोड़ जनता का भरोसा कहीं ना कहीं तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा शुचिता दिखाने की जरूरत है। ये तो मैं मान लूंगा कि कांग्रेस ने गलतियां की, उसकी सजा कांग्रेस को मिल गई, लेकिन वो गलती अगर भाजपा करेगी तो कैसे पार्टी विद द डिफरेंस बनेगी? कहीं ना मानो कांग्रेस ने तो जस्टिस को भी, जिन्होंने उनके फेवर जस्टिस दिया, राज्यसभा की टिकट दिला दी, राज्यसभा खत्म हो गया, जीत चुनाव के बाद हट गए, फिर वापस उन्होंने जज बना दिया। कांग्रेस ने किया, गलत किया, कांग्रेस को सजा मिल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो ध्यान रखने की जरूरत है, पार्टी विद द डिफरेंस। प्रमुख साहब जी कुछ कह रहे हैं गुप्ता जी? नहीं, गुप्ता जी जो कहेंगे उसका स्वागत है, और जिस तरह से उन्होंने किया सबके साथ आप लोगों ने बोला है, मैंने तो ये बात पहले ही दोहरा, मैं तो इस बात को बड़े सच के साथ बोल रहा हूँ और बेबाकी से बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ लगता है कि ये डिसीजन गलत हुआ है और उनके खिलाफ ये एविडेंस हैं, इस तरह के लोग हैं, तो आप आइए, रखिए, मुखर होकर विरोध करिए सच के साथ। और देखिए राजनीतिक विरोध आप कर रहे हैं, आप कह रहे हो इस विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो कोई विरोध का फर्क नहीं पड़ता, 400 पार तो हम करेंगे ही। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि विरोध का फर्क नहीं करता, लेकिन ये मैं अभी कह रहा हूँ डंके की चोट पर 400 हम पार करेंगे तिलक सर, और जनता के आशीर्वाद से करेंगे, जनता जनार्दन और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसके अनुसार करेंगे। ना ईवीएम में दिक्कत होगी, ना चुनाव आयोग में दिक्कत होगी, ना लोकतंत्र को खतरा होगा, और ना ही कोई इसमें विदेशी शक्तियां जिनका जिक्र करते आते थे पहले लोग, दूर दूर तक मिलेंगी। भारत के लोग, भारत के युवा, भारत के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, भारत के नहीं दुनिया के नंबर 1 लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, सबके साथ मिल रहा है। मैं चुनाव आयोग पर चर्चा कर रहा हूँ सर, आप इधर नारे लगा रहे हो। पालने में दिखते हैं। मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग पर चर्चा कर रहा हूँ, आप नारे लगा रहे हो सर। यहाँ नारे की बात नहीं है तिलक जी, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, प्रमुख यही होने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय मुझे आगे इसी पर बहस करनी की पड़ेगी। बात नहीं मानते हैं। वो कह रहे कोर्ट की बात तो मान लिया करो प्रमुख साहब। नहीं, हम देखिए, मैं तिलक जी मैंने कोर्ट को वही तक, मैं तो खुद ही इस बात को याद दिला रहा हूँ पक्ष के साथियों को। नहीं, दरअसल वो संजय मिश्रा जी का जिक्र कर रहे हैं, वो तीसरे टर्म का, वो अनिल गोयल साहब का फाइल का जिक्र कर रहे हैं
जो एक दिन में घूमी बिजली की रफ्तार की तरह, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक चीज और भी याद दिलाता था, मैंने आपकी डिबेट में भी कई बार कहा था कि ईडी और सीबीआई को लेकर विपक्ष बहुत जो है आक्रामकता के रूप से अपनी बात रखता था और बहुत जोर लगाता था। मैं तब भी कहता था, आज चुनाव आयोग का मामला, मैंने सबसे पहले कहा है कि आपको अगर कहीं भी देखिए सर्टिफाइड वकील आपके पास वो बैठे हैं जो चर्चा का विषय है कि जाकर विदेश में भी जो है आपके केस लड़ रहे हैं और विदेशी आतंकवादियों को भारत के सुप्रीम कोर्ट से छुटा लेते हैं अपने बल के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी वकालत के अनुसार। जो वकालत उन्होंने की है, जिस पूरी जिंदगी लगाई, यानी आप ये कह रहे हो जाओ अगर दिक्कत है कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है पासवान साहब, उनकी बात भी जायज है। नहीं, लेकिन कोर्ट की बात कहाँ मानते हैं? समस्या तो ये है ना, कोर्ट का अगर सम्मान करें और तो आदमी का भरोसा बढ़े। लड़ सकते हैं ये तो और 70 वर्षों तक इस देश में राम मंदिर को रोक सकते हैं। ये तो सीबीआई को गाली देने वाले लोग हैं, ट्रोल करने वाले लोग हैं। आक्षेप लगती है ना, इनको तो बिल्कुल ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय छोड़कर 140 करोड़ जनता को माननीय सर्वोच्च न्यायालयों पे भरोसा है, उनके निर्णयों को मानती है जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में सर्वोच्च न्यायालय पे बिल्कुल आस्था नहीं रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को संविधान और लोकतंत्र में आस्था नहीं। हम बहुत आस्था रखते हैं, इसीलिए इनके सरकार में दलितों का शोषण जुर्म हो रहा है, भगवान राम ने आदिवासियों के साथ हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, ये लोग आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करने वाले लोग हैं। हम कानून व्यवस्था में आस्था रखते हैं, हम देश के विकास में आस्था रखते हैं, दलितों हम देश के स्वाभिमान को लेकर उसकी आस्था रखते हैं, हम देश की सीमाओं को सुरक्षा। अच्छा एक मिनट प्रमुख साहब एक एक करके प्लीज। पासवान साहब, आपने कहा हमें प्रक्रिया में दिक्कत है, आप लोगों ने कौन कौन सी आस्था को कहां तोड़ा है? अगर भगवान राम की जरूरत पड़ी, सनातन की जरूरत पड़ी, गाली दी, बार बार तोड़ी और सुप्रीम कोर्ट के नियम को तोड़ा, ये लोग आप लोगों ने ये काम किए हैं। प्रमुख साहब एक मिनट, ये राम मंदिर का विषय कहां से आ गया? विषय आज नहीं, विषय चुनाव आयोग का है, राम मंदिर का विषय नहीं है। आज राम मंदिर का विषय नहीं है। जो चीज आएगी मैं बोलूंगा। नहीं ठीक है बोलिए, लेकिन विषय आज राम मंदिर नहीं है ना। मैंने राम मंदिर का जिक्र इसलिए किया कि आस्था का जिक्र आया। आस्था रखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी मंदिर से कम नहीं है। इस देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र की वही खूबसूरती होती है जो हमारे जिनका भगवान राम। प्रमुख सर एक मिनट, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। गुप्ता साहब भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के चेहरे भी हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट गुप्ता साहब, एक मिनट। प्रमुख साहब एक बात बताइए, देश का संविधान बड़ा या धर्म बड़ा? संविधान। ना इनको संविधान पे आस्था नहीं। सर आप अभी कुछ और कह रहे हो, मैंने आपसे वो पूछा, विषय था चुनाव आयोग का और आप। अरे मैंने आपको बार बार ये कहा कि मैंने सड़क के तौर पर मैंने आस्था का नाम लिया, मंदिर का नाम लिया, 70 वर्ष लग गए। सर चुनाव आयोग का जिक्र है, आप राम मंदिर के विषय पर, अब राम मंदिर बन रहा है ना, बन गया राम मंदिर बन गया ना सर। एक मिनट रुकिए ना, मनीष गुप्ता जी और रमन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? रमन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? रमन जी का आवाज नहीं आ रही। रमन जी प्लीज रमन जी को कनेक्ट करिएगा। मनीष गुप्ता जी, ये जो पूरा विवाद है, पासवान साहब ये नहीं समझा पा रहे मुझे कि ये प्रक्रिया में दिक्कत है या फिर चेहरों को लेकर जो चयन हुआ है उसमें कोई आपत्ति है। अगर प्रक्रिया में दिक्कत है तो ये कानून बना है, संविधान के तहत बना है और कोर्ट के आदेश पे बना है। नहीं बिल्कुल हमारा एक मिनट मनीष गुप्ता जी, आवाज आ रही है? जी अब आ गई आवाज आपकी। हाँ, मैं इस बात की तुलना ईवीएम से करूंगा। जैसे कांग्रेस ये तय कर ले कि ईवीएम चुनाव के लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी तो नहीं बना लिया कहीं कि अगर हार गए तो चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न उठा देंगे और अगर जीत गए तो प्रश्न नहीं उठाएंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने एक एलिबाई छोड़ दिया, इन्होंने शिगुफा छोड़ दिया। मानो बाहुबली 1 खत्म होते ही उन्होंने ऐसा इशारा दे दिया कि बाहुबली 2 आएगी। यानी कांग्रेस ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि अगर चुनाव हारे तो चुनाव आयोग के सर पर ठीकरा फूटेगा।
इसकी तैयारी कहीं तो नहीं कर रही कांग्रेस, ये मेरा प्रश्न ठीक, है। पासवानी जल्दी से, फिर मैं रमन जी के पास जा रहा हूं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप ईवीएम रखिए, वीवीपैट की पर्चियां देने में आपको कौन सी दिक्कत हो रही है? दूसरी बात की जो उसका ग्लास है उसको ट्रांसपेरेंट करने की में कौन सी परेशानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी? भाई समय परिस्थिति के साथ बदलता है हर चीज ना, आप बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? तो जब परिस्थितियां 25-50 साल पहले रही ठीक, होगी, रमन जी, आज भी उसी को आगे बढ़ाएंगे आप? रमन जी आवाज आ रही मेरी? आज जनता की मांग है जी, रमन जी की आवाज आ गई। एक मिनट रमन जी, वो कह रहे प्रक्रिया के तहत तो सब कुछ हो रहा है, तो चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल क्यों? जी, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें प्रक्रिया में ही दोष होता है। ये इस तरह की प्रक्रियाएं बनाई गई हैं इन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, इनके अध्यक्षों के चयन को लेकर, जिसमें पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो। तिलक जी, जब एक ही संगठन अगर कोई चुनाव के लिए अगर नियुक्ति करेगा, सरकार को ही जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी है, तो फिर उनको भी जो विपक्ष के नेता रखे हैं उनको भी हटा दें। वो तो सीधे अपने तीनों मंत्री अगर रख लें, प्रधानमंत्री जी खुद हो जाएं और 2 मंत्री अपने रख लें और सीधे किसी को भी उठा के बैठा दें। कैसे निष्पक्षता आ सकती है? तिलक जी, कोई भी जो चुनावी जो समिति होती है उसमें कम से कम अगर 2-1 का है तो 2 अगर एक ही पक्ष के हैं तो हमेशा उनका ही पक्ष आगे रहेगा, हमेशा। रमन जी, ये आपने कहा, तो ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है और अधिकार की जो मसला है, तो दिल्ली में फिर आप भी तो अधिकार चाहते हो कि अधिकारियों की नियुक्ति हमारे हाथ में हो? नहीं, देखिए वो सरकार चलाने के लिए। अच्छा, तो मतलब वो फॉर्मूला अलग है, यहाँ अलग है मसला। नहीं, तिलक जी, चुनाव अलग प्रक्रिया और सरकार चलाना अलग प्रक्रिया। उसमें सभी दल, सरकार चलाने में सभी दल भाग नहीं लेते हैं। हाँ। उसमें तो सरकार को क्योंकि जवाबदेही पूरी तरह से सरकार की है। अच्छा, ये निष्पक्ष प्रक्रिया है, इसमें सरकार का बहुमत नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने तो कहा था कि कानून बनाओ, तो बना दिया कानून। तिलक जी, कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरह की समिति बने जिसमें एक पक्ष का बहुमत ना हो। उन्होंने साफ उसमें स्पष्ट किया था इस बात को लेकर। ठीक है, सरकार ने प्रमुख साहब, यानी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि खाता ना बही, जो आप बोले वही सही। नहीं, तिलक जी ऐसा नहीं है। अगर कुछ सवाल हैं विपक्ष के तो सरकार को क्या दिक्कत है उनको लेने में? हाँ, एक मिनट रमन जी, वही सवाल आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ ना, वही तो पूछा मैंने। प्रमुख साहब, जैसे तिलक जी ईवीएम को लेकर है। अब रमन जी, ये ईवीएम वाला मसला भी नहीं, आज एक ही टॉपिक पे रहने दो प्लीज। ये अभी पंजाब में जाके ईवीएम सही हो जाती है आप लोगों की, हिमाचल में सही हो जाती है, जहां पे पूर्ण बहुमत आ जाए तो वहां कहते हो चुनाव आयुक्त ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। बिल्कुल, यही चुनाव आयोग को क्लीन चिट, वो फिर ममता बनर्जी कहती है देखिए झुके नहीं इसलिए इस्तीफा। अरे खुद तो तय करिए आप लोग। ये इन सारे सवालों के जवाब अपने आप से मिल जाएंगे अगर सरकार इनका मुंह बिल्कुल से बंद कर सकती है। वो बैलेट पेपर लगा दे, लोग बोलना बंद, सब दल बोलना बंद, रमन जी अभी छोड़ दीजिए, अभी वो फिर अभी प्रमुख साहब सीए ले आएंगे, सब कुछ आ जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, अभी विषय पे रहने दो, है ना। प्रमुख साहब, ये खाता ना बही, जो आप बोले वही सही, ये आरोप इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। उनकी नाराजगी से कोई फर्क तो पड़ता होगा ना आपको? बिल्कुल पड़ता है। तो फिर ये क्यों कि प्रधानमंत्री ही चुनेंगे चुनाव आयुक्त, कि कौन होगा? ये तो एक प्रक्रिया है, ये आज थोड़ी बना है, ये तो 70 वर्षों से चली आ रही है यही प्रक्रिया। अच्छा, एक बात, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन जो इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरुण गोयल साहब ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा क्यों दिया? अब ये तो अगर हो सकता है कि आपके पास समय बच रहा है, गोयल साहब को आप ले लेंगे और 2 मिनट की 1 मिनट की बाइट उनसे देते तो बहुत अच्छा, शानदार आपका विश्लेषण हो जाता। आपको इस्तीफा क्या उनका क्या अरुण गोयल साहब का इस्तीफा देना आपको सामान्य लगता है? देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा तिलक जी, जहाँ मेरी कोई बात नहीं, अब क्या कारण रहा, कैसे रहा, अब ये बाइट आपकी हो जाती तो अच्छा रहता। जो मैं बोलूंगा क्या चुप क्यों है मानेगा? बंगाल के दौरे के ठीक बाद उनका इस्तीफा देना, देखिए ये बड़ी गहरी बात है और इन पर डिबेट घूम जाएगी। नहीं घूमेगी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप बात रखिए। बंगाल के चुनाव और चुनाव आयोग के संबंधों को लेकर
आप रोशनी डाल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, डालिए। देखिए, संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर व्यक्ति की सर अपनी आप मुझे आजादी परिभाषा है, सुना अपनी रहे आजादी हैं, का। मैं परिभाषा नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको संदेह नहीं हुआ? देखिए, हम संदेह उसका होता है जो कच्चा काम करता है। तो हम अरुण कोई गोयल ऐसा साहब काम ने नहीं इस्तीफा करते। क्यों दिया, क्या लगता है आपको? हम कोई ऐसा काम नहीं करते सिर्फ। हमारे पास देखिए जो नाम आए चुनाव आयोग, आप उनका रिकॉर्ड एक बार आपने शुरू में जो डिबेट शुरू हुई थी, सारी चीज की एक एक चीज विश्लेषण किया है कि कौन सा विभाग। अरुण गोयल साहब की बात पे घुमा क्यों रहे हैं आप सवाल? नहीं, मैं अरुण गोयल साहब की बात पर क्या सफाई दूं जब मैंने आपको बोल दिया। क्या आपको कि लगता है कि आप कम जो से कम है, उनकी उनसे सफाई आनी एक चाहिए मिनट ताकि की- पासवान साहब को बोलने का मौका न मिले, ना विपक्ष बोल पाए? एक मिनट की बाइट उनकी लेकर क्लियर कर दीजिए, इससे बढ़िया क्या होगा। प्रमुख साहब मैं आज वही की तो जो पूछ रहा हूं प्रक्रिया आपको है, कि क्या आपको आज लगता का है? जो आज की जो प्रक्रिया है, जो आपका लेटेस्ट जो आपने मॉडल तैयार हुआ है, उस पर चर्चा कर दीजिए। अच्छा, उस मतलब पर कई संशय है। अरुण गोयल साहब के तो कमी है इस्तीफे तो पर चर्चा बताइए। ना हो कि चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया, वो भी असामान्य घटना। नहीं, अगर बंगाल के पर दौरे चर्चा के होने बाद लगी, ठीक इस्तीफा क्यों दिया, वो सब कुछ सामान्य है। डायरेक्टर, अगर इस्तीफाओं पर चर्चा होने लगी तो आपने पूछ लिया और मैं पूछूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। और कल की जितनी डिबेट थी CAA को लेकर थी, आप उस पर चर्चा थोड़ा प्रकाश डालने का मौका दे देंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की नीति क्या थी। अगर विपक्ष में बोलते हो तो खुलकर बोला ना केस के साथ कि हम इसके साथ खड़े हैं। आप 2%, 27% से 1.5% लोग बचे हैं जिन देशों का जिक्र कर रहे थे कल से, और 60% से 27% हो गए, उनका भी खुलकर समर्थन करते हो और फिर कहते हो कि हम जो लोकतांत्रिक बात करते हैं, हम बहुसंख्यक का जिक्र करते हैं, तो हम जातिवादी जो हो जाते हैं या हम धर्मवादी हो जाते हैं। तो ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा निर्णय है? मैं चुनाव आयुक्त भाई, का जो जिक्र देश कर रहा में था, 70 आप साल तो में था, प्रमुख साहब, मैं वो चुनाव अपराध आयुक्त का है जिक्र क्या? कर रहा था, आप कहां धर्म पर राजनीति करने लगे? नहीं, मैं धर्म पर नहीं करता, मैं तर्क पर बोल रहा हूँ। नहीं, मैं वही जो फैक्ट से 70 पूछ रहा था वर्षों में आपसे। नहीं हुआ ठीक तिलक सर, वो 9 वर्षों में हुआ है। ठीक जो ठीक, 9 वर्ष से आप 10 वर्ष से हुआ। आप पासवान साहब पहले वो आप आगे- 10 सेकंड आपके, फिर वो आगे 2.5 गुप्ता जी वर्ष में आपके पूरा पास हो आ रहा हूं, जाएगा। जल्दी से और प्लीज, आज वक्त से खत्म हो रहा है। 5 वर्ष में जनता पार्टी की देश को सरकार वो दिशा युवाओं मिल को जाएगी। रोजगार देने में कहीं सफल होगी, रही, आज महिलाओं की को जरूरत नहीं सम्मान देने में सफल रही, किसानों का आय दोगुना करने में असफल रही। हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल रही। इनके पास कोई भी इनके पास एजेंडा मुद्दा नहीं है विकास का। इसलिए पासवान साहब, एक मिनट, प्रमुख साहब 1 मिनट, पासवान साहब 1 मिनट, एक मिनट रुको ना, 1 मिनट, प्रमुख साहब, 70 वर्षों में किसान भूखा निकले। प्रमुख साहब 1 मिनट तो रुको। बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं। प्रमुख साहब हो गया ना, अब इतना गुस्सा मत हुआ करो। 1 मिनट, केयर फंड क्या है? 1 मिनट, इलेक्टोरल पासवान साहब सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पासवान साहब इतनी डर लगती है भाई 1 मिनट, पासवान साहब सुन तो लीजिए। आप लोगों के पास काबिल वकीलों की कमी नहीं है, उनको इसलिए आप कईयों को राज्यसभा भी भेजते हो कि मौका मिले तो यहां भी हाथ आजमा दिया जाए। उनको भेजिए ना कोर्ट में, अगर इस प्रक्रिया में दिक्कत है तो भेजिए उनको, वकीलों को, बड़े बड़े वकील हैं। पूरी डिबेट में यही तो कहना चाहते थे जो आपने कह दिया। लेकिन आपको कोई रोकेगा नहीं। तिलक जी, समस्या तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च न्यायालय पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सर आपको तो है ना, आपके तो बड़े नेता ही, आपके बड़े नेता जो जिनको बेल पर हैं, उनको तो कोर्ट में कौन घसीट के लेकर गया? मनीष गुप्ता जी, फाइनल कमेंट आपका। क्या करना है आगे, कौन सा कदम उठाना है? देखिए, इस देश को बचाना देखिए, है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन दे रहा है तो वो इंटेंट ऑफ लॉ बता रहा है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानून को इंटरप्रेट करता है केवल। जो खतरे में आ गया है, तो ऐसे में अगर कोई कानून बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी उस कानून को मानना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी करती और है। कानून बनाने की जो पावर है वो विधायिका को है, यानी न्याय कार्यपालिका को है। बिल्कुल। तो अगर कोई कानून बना हुआ है तो फॉलो करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मसला कानून का है और विपक्ष क्यों बेचैन है चुनाव आयुक्त का जब चयन है, तो उसकी बेचैनी जायज है या फिर नहीं, ये जनता को तय करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।